इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो टीपी है, टोटल प्रोडक्शन, एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन का रिलेशन क्या है, कैसे ये एक दूसरे को जैसे टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी क्यों जीरो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने एज अ डायग्राम देखी थी। आज हम इसको शेड्यूल से वापस रिवाइज करेंगे एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका लेबर है तो पहले एक लेबर काम करता था तो मेरा टोटल प्रोडक्शन था 200। देखिए मैं बताती हूँ। तो आपका टोटल प्रोडक्शन था 2। देखिए पहले क्या था, आपका एक था तो टोटल प्रोडक्शन कितना था 2। एक जना 2 यूनिट प्रोड्यूस कर पाता था। लेकिन अब मैंने क्या किया, अपनी लेबर को बढ़ा दिया। मैंने 2 लेबर कर दिया तो लेबर कर दिया तो मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया, 5 से बढ़ गया। तो कितने से बढ़ा, ये 3 से। ये जो इंक्रीज है ये क्या है, आपका एमपी आ गया। पहले 2 था, अब वो क्या हुआ, 3 से इधर बढ़ गया। तो देखिए जैसे ही मैंने क्या किया, अपनी लेबर बढ़ा दी तो मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ गया। स्पेशलाइजेशन हो गया ना भाई, तो प्रोडक्शन बढ़ गया। अब वैसे मैंने क्या किया, 2 से 3 किया तो मेरा टोटल प्रोडक्शन और कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब मैंने 3 से 4 किया, अब मैंने और लेबर बढ़ा दी तो देखिए मेरा प्रोडक्शन बढ़ा तो सही टोटल प्रोडक्शन, लेकिन इतने से नहीं बढ़ा। जैसे कि पहले कितने से बढ़ा, देखिए 2 था, 2 से 3 हुआ तो पहले 3 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, ये देखिए फिर 4 से बढ़ा, फिर देखिए वापस 3 से ही बढ़ा। ये तो क्या हुआ, जैसे टीपी मैंने क्या बताया था, पहले तेज गति से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ता है। तो ये 3 तक तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग से बढ़ा, लेकिन अब बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशनिंग से, डिमिनिशनिंग इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ रहा है। तो देखिए अब मैंने एक और लेबर ले लिया तो मेरा आ गया 12 से 14 आ गया। फिर एक और ले लिया तो क्या हो गया 14 to 15। तो अब कितने, 2 से बढ़ा, फिर 1 से बढ़ा, यहाँ से 3 से 4 से बढ़ा। तो ये एमपी भी निकलता गया। एपी कैसे निकलता है, एपी निकलता है कि टीपी में हम क्या करेंगे, लेबर का डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2/1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5/2 करेंगे 2.5 आ जाएगा, ऐसे करेंगे। अब देखिए टीपी का जो है वो देखिए वो कैसे हो रहा है, एक बार देखिए। अब जो टीपी है वो क्या हो रहा था, पहले 2 था, 2 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ। तो पहले 3 से बढ़ा, फिर उसके बाद ये बढ़ा 4 से, फिर ये बढ़ा कितने से, वापस 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर वापस वही का वही रहा और फिर गिरता हुआ गया। तो टीपी हमने जो ग्राफ पे पढ़ा वो भी ऐसे ही था, पहले बढ़ेगा इंक्रीजिंग रिटर्न से, फिर बढ़ेगा डिमिनिशनिंग रिटर्न से, बढ़ेगा तो सही लेकिन धीमी गति से, और फिर एक फॉल आएगा, उसके बाद क्या होगा, वो गिरता हुआ होगा। ऐसे ही एमपी देखिए पहले बढ़ रहा है 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से 3 हो गया, कम हो गया, फिर और कम हो गया, और एक टाइम पे क्या हो गया, टीपी मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पर अपना आपका टीपी मैक्सिमम है तो एमपी क्या है, एमपी क्या है, 0। फिर उसके बाद एमपी नेगेटिव हो गया। एपी कभी भी नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो टीपी से निकलता है। टीपी कैसे होता है, टीपी में अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड करते हैं तो आपका एमपी निकल जाता है। अब टीपी जब नेगेटिव नहीं हो रहा, जब कम नहीं हो रहा, तो एपी भी नहीं होगा। तो हमेशा एपी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये तो है, अब हम इसको एक बार देखा एज अ डायग्राम वापस समझ लीजिए। चलिए ये देखिए इसको और जूम कर देती हूँ। देखिए आपका डायग्राम, सबसे पहले क्या है, टीपी। देखिए टीपी क्या हो रहा है, एक पॉइंट तक बढ़ रहा है। मैंने बोला था ना आपको कि ये क्या होगा, शुरू में बढ़ेगा। तो देखिए एक पॉइंट तक क्या हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ तक तो बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ा था, फिर बढ़ तो रहा है लेकिन कम। तो ये जहाँ तक बढ़ रहा है, इसको ये यहाँ तक बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये जो एमपी है, ये देखिए एमपी भी बढ़ रहा है, यहाँ तक तो बढ़ रहा है, इस पॉइंट तक बढ़ रहा है एमपी, लेकिन इसके बाद कम हो रहा है। वो 3 था, 4 हो गया था, 4 से वापस 3 हो गया था ना। और देखिए एपी एपी इस पॉइंट तक बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब जो आपका एमपी क्या हो रहा था, देखिए यहाँ तक तो बढ़ रहा था लेकिन अब कम हो रहा था, अभी नेगेटिव नहीं, अभी कम हुआ है। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, आपका एपी और एमपी दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। यहाँ तक होती है आपकी फर्स्ट स्टेज। अब आती है आपकी सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज पे क्या हो रहा है, जो टीपी है, टीपी तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एमपी क्या हो रहा है, गिर रहा है, एपी भी क्या हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन अभी सब पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेज पार हुई, सेकेंड स्टेज कब पार होगी, जब एमपी 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे एमपी 0 हो गया तो ये सेकेंड स्टेज खत्म हो गई। अब आपके आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज पे क्या हो रहा है, टीपी भी गिर रहा है, एमपी भी गिर रहा है और एपी भी गिर रहा है। एमपी तो नेगेटिव भी हो गया और एपी क्या हो रहा है, गिर रहा है, और ये टीपी क्या हो रहा है,
टीपी आपका जो है गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। तो ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज कहाँ तक है, सेकंड। अब जिस पॉइंट पे क्या होता है, देखिए ये जो पॉइंट है मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ तक क्या हो रहा है, एमपी आपका बढ़ रहा था, उस पॉइंट तक, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोला जाता है। उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए तो इस इंक्रीजिंग रिटर्न तक जहाँ तक आपका टीपी बढ़ रहा होता है और जहाँ तक एमपी भी आपका क्या होता है, बढ़ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए हम थ्योरी बेस पढ़ते हैं। ये देखिए आपका, ये देखिए वही पॉइंट है कि फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज है। अब देखिए फर्स्ट में टीपी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। यस, मैंने आपको, हमने लॉ ऑफ वेरिएबल पढ़ा, सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन पढ़ा था, उसमें भी यही था, टू मैक्सिमम तो में जीरो। तो देखिए टीपी मैक्सिमम होगा तो आपका एमपी क्या होगा, जीरो होगा। एमपी जब एपी मैक्सिमम कब होगा, जब एमपी और एपी एक दूसरे को काट रहे होंगे, यानी कि इस बी पॉइंट पे। देखिए उसके बाद आपका टीपी क्या होगा, टीपी फॉल होगा तो बिकम नेगेटिव। यस, तो एमपी क्या होगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। अब टीपी और एमपी में रिलेशन देखिए, व्हेन टीपी इंक्रीज, यस तो इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रेट, मैंने बोला ना ये जो ए ऊपर वाला पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, यहाँ तक तो क्या होगा आपका, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक तो क्या होगा आपका, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। देन व्हेन क्या होगा, टीपी इंक्रीज है डिमिनिशिंग रेट, बढ़ेगा तो सही लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और जो एमपी होगा वो स्लो डिक्रीज होगा। अब जब टीपी मैक्सिमम होगा तो एमपी क्या होगा, एमपी जीरो हो जाएगा। और व्हेन टीपी डिक्रीज होगा, जब आपका टीपी गिर रहा होगा तो एमपी तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पूरी सारी चीज़ें हैं, आपको अगर डायग्राम याद है तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, डायग्राम पे बेस है। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखिए इनकी स्टेजेस पढ़ लेते हैं। पहले अपन स्टेजेस पढ़ लेते हैं, आइसो कांट नहीं, ये स्टेजेस देखिए क्या है। अब जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में देखिए, द पॉइंट ऑफ द टीपी कर्व व्हेन एमपी इज मैक्सिमम, मैंने बोला ना क्या होगा, टीपी कर्व पे एमपी तो अपने मैक्सिमम पे होगा और टीपी कर्व भी क्या होगा, मैक्सिमम पे होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब देखिए ये जो होता है ये हमेशा शॉर्ट रन में काम करता है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ये इसके सारे नाम है, ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब काम करता है, ओनली शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्या होता है, एटलीस्ट वन फैक्टर आपका फिक्स्ड होता है, कीप कांस्टेंट होता है। आउटपुट इज इंक्रीज बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ वन, मैंने बोला ना एक इनपुट में अगर चेंज होता है फिक्स तो फिक्स्ड ही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक गोडाउन वाला, गोडाउन में क्या हो रहा था, आपका सब कुछ वेरिएबल, आपके रॉ मटेरियल को बढ़ा सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन उसकी जो गोडाउन की कैपेसिटी थी वो 500 टन ही थी, उसको आप बढ़ा नहीं सकते थे। शॉर्ट रन में तो एटलीस्ट नहीं बढ़ा सकते थे, 500 टन ही रख सकते थे। तो ये वही है, तो एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स्ड होगा। लेकिन जैसे आपकी एक वेरिएबल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा, तो ओनली वेरिएबल फैक्टर के कारण होगा, फिक्स फैक्टर के कारण नहीं होगा। अब देखिए जो आपकी फर्स्ट स्टेज थी वो क्या थी, देखिए फुल यूज ऑफ फिक्स्ड इंडिविजिबल फैक्टर। यस, मैंने बोला जो आपके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एक डिविजिबल कैपेसिटी में होंगे, तो डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कार 5 सीटर कार है तो उसमें 5 जन ही बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते, बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो देखिए फिक्स फैक्टर आर मोर इंटेंसली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज। मान लीजिए 5 जन है 5 सीटर कार में, मैंने 5 बिठा दी, तो पहली स्टेज पे हम क्या करते हैं, फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं, जितने भी हमने प्रोडक्शन लगे इनपुट डाला है उसका फुल यूटिलाइजेशन करके आउटपुट निकाला जाता है। तो दिस कॉज ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज एट द रैपिड रेट, तो आपका टीपी क्या हो रहा था, एकदम से बढ़ रहा था ना, तो वही चीज़ है। एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यस आप स्प्लाइजेशन लोग यूज़ कर रहे हो, लोगों का ज़्यादा लेबर ले रहे हो, जैसे मैंने 1-2 बढ़ाई थी तो क्या हो रहा था, आपका जो लोगों की सर्व करने की प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई थी, तो स्प्लाइजेशन हो गया था। उसके बाद नो स्केसिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या वेरिएबल फैक्टर आपको अवेलेबल मिल रहे हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। उसके बाद रीचिंग इन द राइट कॉम्बिनेशन, यस तो आप एक क्या हो गया, एकदम कॉम्बिनेशन पे पहुंच गए। जैसे कार में 5 जने मार सकते हैं तो 1:5 आप कॉम्बिनेशन पे पहुंच गए। अब देखिए सेकेंड स्टेज क्या होती है,
अब आ गया भाई इन एक्यूरेसी ऑफ द फिक्स फैक्टर। यस, अब क्या होगा, इन एडुकेटी होगी, मतलब कि मान लीजिए आपने 5 सीटर कार है, उसमें 6 जने बिठा दी, तो 6 जने बिठा दी तो क्या होगा, बैठने में प्रॉब्लम होगी। तो वही ये फिक्स फैक्टर क्या हो रहा है, आप पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, आपने ओवर कर दिया। आप लेस एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यस ऑब्वियसली लेस एफिशिएंसी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप प्रोडक्शन में तो जिस चीज़ पे, या एक जेरोक्स की मशीन है उस पर 5 जनों की जरूरत है, आपने 6 लगा दिया, तो क्या होगा, जो वेरिएबल फैक्टर है वो लेस एफिशिएंसी काम करेगा, एक जो बंदा होगा फालतू ही बैठा रहेगा बिना किसी काम के। इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यस उसको और दूसरी जगह भी तो नहीं लगा सकते। मान लीजिए वो कार है, कार में आप 5 जने बिठा रहे तो 6 जने को कहाँ बिठाएंगे, कार में बिठाना पड़ेगा ना, तो उसका और इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, वो और कहीं जगह जा नहीं सकता है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 1:5 चाहिए लेकिन 1:6 हो जाएगा। तो यही चीज़ है। देखिए स्ट्रेस सेकेंड्स इज कॉल्ड ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सिंस एमपीएपी बॉस शो डिक्रीजिंग ट्रेंड, हॉनेवर बोथ एमपी एंड रिपेन पॉजिटिव। यह जो एक प्रोड्यूसर होता है ना, वो हमेशा सेकेंड स्टेज में काम करना चाहता है। सेकेंड स्टेज में कहाँ तक होती है, जहाँ का आपका क्या होता है, टीपी मैक्सिमम होता है, एमपी क्या होता है, 0 हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड स्टेज पे वो जाके बाद में 0 होता है, लेकिन पहले क्या होता है, वो सारे पॉजिटिव रिमेन पॉजिटिव रहते हैं, कोई डिक्रीज नहीं होता। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा सेकेंड स्टेज में काम करना चाहता है। तो आपके लिए आइडल जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज पे काम करना चाहेगा, तो सेकेंड स्टेज पे काम करना चाहेगा। देखिए थर्ड में क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर बिकम टू एक्सटेंसिव। यस, अब वो ज़्यादा ही, अब क्या हो रहा है, हम अगर मान लो बढ़ाते जा रहे हैं, जने लाते जा रहे हैं, तो वो जेरोक्स मशीन पे मान लीजिए 5 जनों का काम है, तो वो छठा तो ये फोकट ही बैठा है ना, कोई मतलब नहीं उसका। ड्यू टू दिस टोटल आउटपुट फॉल, यस आपका क्या होगा, जैसे टीपी गिर गया था, टोटल आउटपुट गिरने लग जाएगा, क्योंकि वो आएगा बीच बीच में परेशान करेगा। तो क्या होगा, लोगों के यही रहता है कि वो काम कर रहा है, बीच में मान लो वो काम कर रहा है, फिर दूसरा आ गया वो काम कर रहा है, तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन गिरता है। ऐसे सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब वो एक बंदा एक्स्ट्रा होने की वजह से कहीं तो अपनी उंगली अड़ाएगा ना, तो वही चीज़ है। उसके बाद सेकेंड स्टेज पे क्या होता है, इसको बोलते हैं, देखिए सेकेंड इज कॉल्ड लॉ ऑफ नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न। यस, इसमें क्या होता है, आपकी नेगेटिव होने लग जाती है 0 के बाद, 0 होने के बाद। सिंस द सेकेंड स्टेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो स्टेज सेकेंड विल बी द ऑपरेशन ऑफ because of the that is a practice now normally refer to the law of variable proportion as a law of diminishing return। तो इसको ये बोला जाता है। तो हमारे लिए क्या होती है, मेन होती है सेकेंड स्टेज, जिसमें हम काम करना पसंद करते हैं। चलिए ये सब हो गया आपका। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि अब देखिए अभी तक हमने पढ़ा था शॉर्ट रन, ये है लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में कौन सा स्केल काम करता है, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल काम करता है। तो इसमें यही था कि इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, कांस्टेंट होता है, डिमिनिशिंग होता है। इंक्रीजिंग होगा तब आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। फर्स्ट वाले में देखिए स्टिमुलस इंक्रीज, जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लीजिए शुरू में 10 यूनिट है, फिर अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, 10 से 20 हो गया, तो इंक्रीज एक्स का 10 प्रोडक्शन है, वाई का भी 10 है। आप जो वीडियो है इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए मैंने 10 है तो आपका जो आउटपुट है वो 25 से बढ़ा, 10 की जगह 25 से बढ़ा, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग हो गया। अगर सेम ही क्वांटिटी सेम ही रेशो में बढ़ता है तो कांस्टेंट हो गया, और उससे कम में बढ़ता है तो उसको बोला जाएगा डिमिनिशिंग। तो ये जो इंक्रीजिंग होगा उसका कितना बनेगा, लेफ्ट टू राइट ऊपर होगा, ये राइट टू राइट होगा, और ये कांस्टेंट होगा, यानी कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। तो ऐसे 3 करके 3 है। इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा, यस अब देखिए आप, जैसे कि हमने बजट लाइन पढ़ा था, ये देखिए, यस अब आता है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। हमने जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पढ़ा था, आइसो क्वांट पढ़ा था, तो आइसो में क्या था, ये इसको बोला जाता है आइसो क्वांट। जब हमने इंडिफरेंस पढ़ा था, सेम वैसा का वैसा ही इंडिफरेंस कर्व हमने एज अ कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से पढ़ा था, ये हमें एज अ प्रोड्यूसर के पढ़ेंगे। तो वहाँ बजट लाइन था, कॉस्ट लाइन होगा, और वहाँ पर क्या था, आइसो इंडिफरेंस कर्व था। यहाँ पर क्या होगा, आइसो क्वांट कर्व होगा। देखिए आइसो मीन्स इक्वल, क्वांट मतलब मीन्स क्वांटिटी, तो इक्वल क्वांटिटी, वहाँ भी इक्वल सेटिस्फेक्शन था, यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी होगा। उसके बाद देखिए आइसो क्वांट इज अ कर्व शोन ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट यील्ड सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यस, वहाँ पर भी हमने 2 कॉम्बिनेशन पढ़े थे। अब वहाँ पर कॉम्बिनेशन पढ़े थे तो वहाँ पर तो क्या था, सेम सेटिस्फेक्शन था। यहाँ पर क्या होगा, सेम लेवल ऑफ आउटपुट होगा, सेम वही चलता है। वहाँ पर MRS पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, MRTS, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन।
देखिए एमआरएस क्या होती है, एमआरटीएस क्या होती है, ऑलवेज डिमिनिशिंग ट्रेंड। यस, उसमें भी क्या होता था, वो ऊपर से नीचे की गिर रही थी। अब गिरती हुई क्यों हो रही थी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेम लेवल आउटपुट चाहिए। अगर हम एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो फिर दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये एक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि एम आर टी एस ऑलवेज शोइंग डिमिनिशिंग ट्रेंड। वो कैसे होगी, चेंज इन द यूनिट ऑफ कैपिटल अपॉन क्या करेंगे, चेंज इन द यूनिट ऑफ लेबर। देखिए तो अब कॉम्बिनेशन दे रखा है लेबर का और कैपिटल का, ठीक है, प्रोडक्ट दे रखे और एम आर टी एस दे रखी है आपकी, वो कैसे निकलेगी। तो देखिए मैंने शुरू में क्या किया, 5 लेबर ली, तो 5 लेबर ली तो मैंने क्या किया, देखिए शुरू में मैंने 5 ली तो कैपिटल की 9 थी, ठीक है। अब मैंने लेबर 5 से 10 की, ये मैंने बढ़ा दी, तो मुझे क्या करना पड़ा, यूनिट कैपिटल की कम करनी पड़ी, क्योंकि मुझे आउटपुट तो इतना ही चाहिए ना भाई, सेम लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए। तो मुझे इतना लेवल आउटपुट करने के लिए मुझे इनके कॉम्बिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए सेक्रीफाइस, मैंने बोला था गिरती हुई क्यों होती, क्योंकि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है, तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यही चीज़ है वो। अब लेबर का एक और बढ़ाती हूँ, मान लीजिए लेबर मैंने 10 to 15 करी, तो ये क्या किया, 6 to 4 कर दिया, ये 20 करी तो ये 3 कर दिया। तो मैंने क्या किया, एक का बढ़ाया तो एक का कम किया। एमआरटीएस कैसे निकलेगी, देखिए 9 माइनस 6 के अपॉन 10 माइनस 5 किया तो 0.6 आ गई, फिर 0.4 आ गई, फिर 0.2 आ गई। तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू गिरती हो रही, इसलिए तो क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग ट्रेंड शो करती है, ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, गिरती हुई होती है। देखिए अब आ जाइए आप वापस बैक टू थ्योरी पे, चलिए यस, देखिए यही है। तो देखिए आपका जो ये ग्राफ है, ये देखिए उसमें ऊपर से क्या हो रहा है ऐसे ग्राफ बन रहा है, नीचे की ओर गिरती हुई, सेम सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आईसी की तरह ही है, इंडिफरेंस कर की तरह सारी चीज़ें वही होती है, बस वो एमआरएस की जगह या एमआरटीएस होता है। तो देखिए फीचर्स क्या होंगे, देखिए आइसोकॉन्ट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यस वो भी क्या था, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन था, क्योंकि डिमिनिशिंग मैंने बोला ना, रीजन क्या होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का, मैंने वहां भी बताया था, क्योंकि एमआरएस गिरती होती है, यहाँ पर भी सेम भाई ये एमआरटीएस क्या होती है आपकी, गिरती हुई होती है, क्योंकि एक को बढ़ाने के लिए दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आइसोकॉन्ट आर नेगेटिवली स्लोप, ये ऊपर से नीचे की ओर है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट होता है। आइसोकॉन्ट डू नॉट टच, यस याद रखिएगा दोनों एक्सिस को टच नहीं करा था, टच करने पे तो क्या होगा, एक एक्सिस 0 हो जाएगा तब कि हमने क्या किया, दोनों को पॉजिटिव रखें। ऐसे ही तो किया ना, एक लेबर बढ़ाया तो कैपिटल को कम किया, ऐसे तो क्या एक को 0 कर दिया, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या होता है, कभी भी बहुत एक्सिस में से किसी को भी टच नहीं करता है। उसके बाद एन आइसोकॉन्ट लिंक अबव एंड टू द राइट रिप्रेजेंट हायर लेवल, यस मैंने बोला था ना, आईसी में भी मैंने क्या बोला था, ऊपर वाला जो आईसी होता है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, सेम यहाँ पर भी यही चलेगा। अगर मान लीजिए जैसे कि वहाँ था आईसी में जो था, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। अगर मान लीजिए मैं एक और ऊपर बनाती हूँ तो क्या हो रहा है ये, तो ये नीचे वाले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा ना मुझे, ये देखिए नीचे वाले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो वही है, जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा आउटपुट देगा। वहाँ सेटिस्फेक्शन दे रहा था, यहाँ लेवल ऑफ आउटपुट देगा। उसके बाद टू आइसोकॉन्ट कैन नॉट ईच, मैंने बोला था कभी भी एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, हमेशा ऊपर होता है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, कट नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद आइसोकॉन्ट नीड टू बी पैरेलल, यह जरूरी नहीं कि जैसा आइसोकॉन्ट कर्व नीचे वाला है वैसा ऊपर भी हो, जरूरी नहीं वो सिमिलर हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि मेरे ये नीचे वाला है तो जरूरी नहीं सेम वैसा का वैसे एज इट इज हो, नॉट बोला नॉट टू पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है, को दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, जो जरूरी नहीं है ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है एक दूसरे के, जरूरी नहीं एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। उसके बाद आती है आइसोकॉन्ट लाइन आइसोकॉन्ट लाइन क्या होती है, इक्वल, देखिए कॉस्ट लाइन, जैसे वो किसके बराबर होगी, जैसे वहां पर अपन कंज्यूम की नज़र में अपन ने क्या पढ़ा था, बजट लाइन, तो यहाँ पर क्या होगी, कॉस्ट लाइन होगी आपकी, कॉस्ट लाइन हो गई, बजट लाइन हो गई, द बजट कंस्टेंट लाइन हो गई। तो इससे क्या होता है, एक लाइन होती है, जो मैंने बोला था वहाँ पर भी अपन ने क्या पढ़ा था आईसी में, कि उससे ज़्यादा होगा तो फूड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइजेशन, यहाँ पर भी यही है, सेम चलेगा कि वो मेरे बजट के बाहर होगी तो यहाँ पर भी मेरे आउटपुट को मैं उसको रीच नहीं कर पाऊंगी, अंदर वाला क्या होगा, अंडर रीच होगा। देखिए उसके बाद क्या है, आइसोकॉन्ट लाइन्स शो द वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर इनपुट्स विच फर्म कैन बाय विद गिवन अमाउंट ऑफ मनी, यही होता है दो तरह का सॉरी कॉम्बिनेशन क्या करती है, आपको देती है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उसको शो कर सकते हो। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं इसी में ही
एक बजट लाइन शो कर दूँ, तो आपका ऑप्टिमाइजेशन किस पे होगा, मतलब कि जो आपकी बजट लाइन के बराबर आईसी बराबर क्या था वहाँ पर बजट लाइन था, MRTH बराबर PX/PY। तो सेम यहाँ पर भी यही चलेगा कि आपका जो ऑप्टिमाइजेशन आउटपुट होगा वो किस पे होगा, जहाँ पर क्या करेगा, आपकी जो कॉस्ट लाइन है वो आपके आइसो क्वांट कर्व को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो देखिए बनाते, मान लीजिए यहाँ से मैंने एक लाइन ली, एक मिनट रुकिएगा। यस, देखिए तो ये क्या हुआ, ये तो आपका ए पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये काट रही है ये आपका बी पॉइंट और ये आपका सी पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे ये काट रही है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ऑप्टिमाइजेशन। ये आपका क्या है, ऑप्टिमाइजेशन है। तो देखिए इस पॉइंट पे क्या करा, उसने एक दूसरे को कट किया, तो कट करने पे क्या हुआ, ये आपका ये ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये देखिए प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये देखिए, ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म इज इंटरेस्टेड टू नो द व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये इंटरेस्ट होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा लें। तो देखिए वुड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे क्या कर सकते अपने कॉस्ट को कम कर सके। तो ऑल्सो द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए तक। तो आपका क्या होगा, ये जो बी पॉइंट होगा ना ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होगा, सेम उसकी तरह चलेगा आईसी की तरह। टू कॉपी दिस इज ऑब्टेन बाय कॉम्बिनिंग the firm production and cost production namely isoquant and isoquant line रेस्पेक्टिवली। इनको क्या बोला जाता है, आइसोक्वांट कर्व या लाइन बोला जाता है। नॉर्मल है ये, कोई इतना लेवल पढ़ने का नहीं है कुछ। आइसोक्वांट रिप्रेजेंट द टेक्निकल कंडीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। आइसोक्वांट लाइन रिप्रेजेंट वेरियस लेवल ऑफ कॉस्ट। यस, यही लाइन जो बता रही है कि आपकी गिवन प्राइस कितनी है, आप कितने प्राइस पे कर रहे हो, वही अंडर और ओवर होगा। अगर बार कोई पॉइंट है तो क्या कर सकते हैं, मैं उसको पहुँच नहीं सकती, वो मेरी कोस से बाहर है, मेरी कोस के बाहर हो जाएगा, मेरी कोस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसी के अगर अंदर कोई है, जैसे कि एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए बाहर कोई पॉइंट है और एक अंदर कोई पॉइंट है। तो बाहर क्या है, मेरी कोस्ट लाइन के बाहर है, और अंदर क्या है, अंदर वाले को मैं मैंने कोस्ट के अंदर है, मतलब कि मैं अभी अपने और बढ़ा सकती हूँ। तो ऐसे करके क्या होते हैं, दो पॉइंट होते हैं। तो बाहर वाले को क्या कर सकते हो आप, रीच नहीं कर सकते, लेकिन अंदर वाले को आप पा सकते हो। तो टुगेदर दीज कैन हेल्प द फर्म टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, हमारी जो प्रोडक्शन है उसको ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे आपकी आइसो क्वांटिटी जो कर्व है और जो आपकी कोस्ट लाइन है जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही होती है, वो क्या होता है, आपका ऑप्टिमाइजेशन लेवल होता है। उस पर आप क्या कर सकते हो, अपनी फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन कर सकते हो आपके कोस्ट को कम करके। तो ऐसे हमने ये सब पढ़ा सारी चीज़ें कि आपका बजट लाइन, ये ग्राफ आपको याद रखना है कि क्या है, कैसे वर्क करता है, लो स्केल पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ा। अब हम अगला